नमस्कार साथियों, मैं हूं जिग्नेश मेवानी। आप तमाम लोग जो इस फेसबुक लाइव में जुड़े उसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो आज साथियों 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे की और साथ साथ गुजरात की स्थापना का जो दिन है उसके लिए सारे गुजरात की जनता को और पूरे देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। साथियों आज इस 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे के मौके पर आपसे कुछ मुद्दों पर आपके साथ में बात करना चाहता था। मैं कई सालों से सार्वजनिक जीवन में हूं, करीब 10-12 साल से। मैंने इन सालों के दौरान एक बात की, और विशेष तौर पे पिछले कुछ सालों के दौरान, कि मानो कि मजदूर वर्ग इस देश में और दुनिया में मानो कि गायब हो चुका हो, उनका कोई अस्तित्व ही न हो, उस प्रकार से उनकी उपेक्षा की जा रही है। जैसे कि मजदूर वर्ग, मजदूर नाम का कोई प्राणी, कोई वर्ग हमारे बीच में मौजूद ही नहीं है। उस प्रकार से हमारे डिस्कोर्स में से, हमारे संवाद में से, हमारी बातचीत में से, हमारी डिबेट में से मजदूर वर्ग गायब हो चुका है। कोरोना की इस महामारी के चलते पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी मेन स्ट्रीम की चैनल और अखबारों में मजदूर वर्ग का एक जिक्र हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज उस मुद्दे पर कुछ आपसे बातचीत की जाए। साथियों, ये 1 मई मजदूर दिन पूरी दुनिया में इसलिए मनाया जाता है कि आज से, यदि मैं गलत नहीं तो करीब 134 साल पहले अमेरिका के शिकागो में एक बहुत बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ था। वहाँ की कुछ 11,000 फैक्ट्री के करीब करीब 3.5 पौने 4 लाख मजदूरों ने एक साथ स्ट्राइक किया था, हड़ताल किया था। आज आप और हम और पूरी दुनिया के जो मजदूर साथी, जिनके लिए, जो कामगार है, कर्मचारी, उनके लिए काम के घंटे जो 8 हुए हैं, वो उनके बलिदान और उनके आंदोलन के चलते हुए हैं। शिकागो में आज से 134 साल पहले जो 11,000 फैक्ट्री के करीब पौने 4 लाख मजदूरों ने स्ट्राइक किया और हड़ताल किया और कहा कि भाई 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा आप हमसे जो काम ले रहे हैं वो नहीं चलेगा। 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे कुछ नया क्रिएट करने के लिए, सृजन करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए चाहिए, और 8 घंटा हम लोग फैक्ट्री में, प्राइवेट कंपनियों में और सरकारी ऑफिस में काम करेंगे। तो तब से पूरी दुनिया में 8 घंटे हुए, और वो 8 घंटे काम की डिमांड को लेकर शिकागो में जो मजदूरों ने आंदोलन किया, उन पर वहां की सरकार ने, पुलिस ने, सरकारी गुंडों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों के गुंडों ने, पूंजीपतियों के इशारों पर काम करने वाली सरकारों ने बहुत ही दमन गुजारा था और उन पर फायरिंग किया था। और उस फायरिंग के दौरान बहुत से मजदूर साथियों की मौत हो गई थी। कुछ मजदूर साथियों को एक षड्यंत्र का हिस्सा बताकर उनको फांसी की सजा भी दी गई थी। और तब से लेकर पूरी दुनिया में मई दिन मनाया जाता है, और मुझे लगता है कि मई दिन की इस विरासत को हमेशा हम लोगों को याद करना चाहिए। यदि मजदूर वर्ग और उनके खून और पसीने की वैल्यू हम लोग नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। आप और हम जो भी खाते हैं, पहनते हैं, जो भी चीज़ वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, अभी इस फेसबुक लाइव को मोबाइल नाम के जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप देख रहे हैं, इस मोबाइल इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करने में भी, उसको पैदा करने में भी मजदूर वर्ग का पसीना है। तो मुझे लगता है कि न केवल इस 1 मई के दिन पर, लेकिन पूरे साल के दौरान, बल्कि जब तक हम जिए, जब तक हम लोग आखिरी सांस ले, तब तक मेहनत करने वाले इस श्रमजीवी वर्ग के खून और पसीने से जो एक एक चीज वस्तु का जो निर्माण होता है, इस मजदूर वर्ग के खून और पसीने की, उनकी उनकी मेहनत का, उनके श्रम का हमें वैल्यू करना चाहिए। तो आज 1 मई के दिन के अवसर पर मैं आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, और आप तमाम साथियों को अपील करता हूं कि आप जहां पर भी है, देश और दुनिया के, भारत के किसी भी कोने में भी है, हमेशा इस बात को याद रखिए कि यदि मजदूर वर्ग इन सारी चीज वस्तुओं का निर्माण नहीं करता, तो आप और हमें इन सारी सुविधाओं भुगतने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे सर के ऊपर भी जो
फैन लगा है या जिस टेबल के ऊपर मैंने इस कैमरा को भी मेरे मोबाइल की स्क्रीन को सेट किया है, जिस मोबाइल से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने ये जो चश्मा पहना है, ये कुर्ता पहना है, मेरे हाथ में ये जो रिंग है, एक एक चीज वस्तु का निर्माण ये मजदूर साथी करते हैं। और मुझे लगता है कि आज पूरे देश और दुनिया के सामने ये सवाल खड़ा हुआ है कि एक वर्ग जो कुछ भी पैदा नहीं करता, जो पूंजीपति वर्ग है, और दूसरा एक वर्ग जो अपने खून और पसीने से रात दिन लगातार निर्माण में लगा रहता है, इनके बीच में जो गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी के खिलाफ हम लोगों को बोलना चाहिए। आज पूरा देश जो कोरोना की महामारी के खिलाफ एक तरह से संघर्ष कर रहा है, और जिस प्रकार से मजदूर वर्ग की परिस्थिति हम लोगों ने देखी है, कोई मजदूर 800 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा है, कोई 1000 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा है, कोई 1200 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा है। कल ही गुजरात की एक वेबसाइट ने इस बात का एक खुलासा किया था कि गुजरात के अहमदाबाद इंदौर हाईवे से कुछ खेड़ा आनंद के मजदूर 1200 किलोमीटर पैदल चलकर जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये मजदूर वर्ग जिस तकलीफ में से पसार हो रहा है, जिस तकलीफ में से गुजर रहा है, इन सब की और सरकार का कोई फोकस नहीं है, ध्यान नहीं है। और जो मोदी सरकार 1.75 लाख करोड़, 1,75,000 करोड़ का जो उनके लिए एक क्या कहेंगे कि जो अनाउंसमेंट किया है उनकी सुविधाओं के लिए, एक पैकेज डिक्लेयर किया है, मुझे लगता है बहुत ही कम है ये पैकेज। जिस प्रकार से आज हमारे देश में 1% लोगों के पास मुल्क की 63% प्रॉपर्टी पर, वेल्थ पर, संपत्ति पर उनका कब्जा है, जो 1% लोग भारत की सारी जनता के मुकाबले 1% लोग 63% और शायद उससे भी ज्यादा संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके ऊपर यदि 2% कोरोना की इस महामारी के दौरान और उसके अलावा भी हमारे जीवन में कुछ सुविधाएं प्राप्त हो, गरीबों को, मजदूरों को, इस देश की आम जनता को, आम आदमी को, आम औरत को, किसान को, मजदूर को, शिक्षित बेरोजगारों को, छात्रों को, नौजवानों को, इसके लिए मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि ये जो पैसे वाले पूंजीपति 1% लोग, जिनके पास इस मुल्क की 63% से ज्यादा संपत्ति उनके पास अक्यूमुलेट हो चुकी है, उनकी जेबों में, उनके कमरों में, उनकी तिजोरियों में ये पूंजी जो जमा हो चुकी है, अब यदि उन पर वेल्थ टैक्स नहीं लगाते हम, तो मुझे लगता है कि करीब करीब ये गैर बराबरी दूर होना नामुमकिन हो जाएगा। तो बहुत से संगठन के साथी, बहुत से ट्रेड यूनियन के साथी, विशेष तौर पे पुणे के लोकायत संस्था के हमारे साथी नीरज जैन, उनकी टीम, और उन्होंने जिन जिन साथियों का संपर्क किया है, प्रगतिशील साथियों का, आंदोलनकारियों का, तो आज 1 मई के दिन पूरे भारत में से एक साथ ये आवाज बुलंद होनी चाहिए कि जो 1.75 लाख करोड़ का जो रिलीफ पैकेज मोदी सरकार ने अनाउंस किया है, बहुत ही कम है। उससे भारत की 130 करोड़ जनता को कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं मिलेगी, बल्कि अब ये जरूरत है कि ये वो 1% लोग जिनके पास मुल्क की 63% संपत्ति है, उन पर यदि 2% वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, यदि उन पर 2% वेल्थ टैक्स लागू किया जाता है, तो मुझे लगता है कि सरकार की तिजोरी के पास आपके और हमारे के लिए, इस मुल्क के किसान और मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए करीब करीब 10 लाख करोड़ उपलब्ध हो गए। इन सारे 1% लोगों के पास कहा जाता है कि आज की तारीख में करीब करीब 475 लाख करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है। 475 लाख करोड़ की संपत्ति केवल 1% लोगों के पास है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितने भी अरबपति सबसे ज्यादा जिन मुल्कों में है, टॉप के वो 5 मुल्क जिनके पास सबसे ज्यादा अरबपति लोग हैं, उसमें भारत का भी समावेश होता है। भारत में 119 ऐसे लोग हैं, 119 ऐसे पूंजीपति, कॉरपोरेट घरानों के, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के 119 ऐसे लोग हैं जिनके पास 25-50 हजार करोड़ नहीं, 36 लाख करोड़ है। जी हां, 360 करोड़ नहीं, 3,600 करोड़ भी नहीं, 36,000 करोड़ भी नहीं, 3.6 लाख करोड़ भी नहीं, पूरा 36 लाख करोड़ जिनकी जेब में पड़ा है,
ऐसे केवल 119 लोग हैं। तो यदि इन 119 लोग और वो 1% लोग जिनके पास 63% संपत्ति है, यदि उन पर वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, यदि उन पर वेल्थ टैक्स लगाया जाता है, तो उनके पास जो 475 लाख करोड़ है, 475 लाख करोड़ पे यदि 10% वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस होता है तो करीब करीब 48 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ हमारे पास जमा होगा। और यदि केवल 2% ही वेल्थ टैक्स हम उन पर लगाते हैं तो 10 लाख करोड़ हमारे पास इस हमारे राष्ट्र की तिजोरी के पास होंगे। और उस 10 लाख करोड़ से आप सोचिए कि क्या नहीं हो सकता है। यदि सरकार 1.75 लाख करोड़ टैक्स के तौर पे, टैक्स के तौर पे नहीं, ये जो रिलीफ पैकेज सरकार ने जो डिक्लेयर किया है उसके लिए 1.75 लाख करोड़ सरकार लेकर आई है, लेकिन ये बहुत ही कम फिगर है। भारत में ऐसा कहा जाता है कि अब तक इस कोरोना की महामारी के चलते जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनके रोजगार छीने गए, उनका ही आंकड़ा करीब करीब 150 से 200 मिलियन, यानी कि करीब करीब 15 से 20 करोड़ लोग हैं। आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर जिन लोगों का रोजगार छीना जाएगा और भी, उसका भी आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाएगा। तो बेरोजगारी का संकट तो पहले ही सर पर मंडरा रहा था। बेरोजगारी के सवाल ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मंदी छाई हुई थी। रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही घाटा हो चुका था। और भी कोरोना की इस महामारी के चलते रियल एस्टेट है, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उन सब में भी उत्पादन बहुत कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग पूरा डाउन होगा, जीडीपी हमारा कम होने वाला है। तो आर्थिक संकट जो पहले से ही मंडरा रहा था, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के दौरान और उसके पहले भी आर्थिक संकट एक तरह से मंडरा रहा था। मोदी जी के सत्ता पर काबिज होने के बाद उनकी आर्थिक नीतियों के चलते यह आर्थिक संकट और भी गहरा हुआ, और गहराते हुए उस आर्थिक संकट में से राष्ट्र को बाहर निकलने के बजाय अचानक एक दिन उन्होंने नोटबंदी का अनाउंसमेंट कर दिया, जीएसटी को लागू कर दिया। तो उसके चलते आर्थिक संकट और भी गहरा हुआ, और अब इसके ऊपर ये कोरोना का संकट आया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का एक स्ट्रेटेजी रहेगा, बहुत ही श्रूड चालाक पॉलिटिशियन है। तो पूरा जो आर्थिक संकट का ठीकरा है वो फोड़ेंगे कोरोना के सर पर। तो बतौर भारतीय हम लोगों को सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि कोरोना के चलते आर्थिक संकट और भी बढ़ेगा, लेकिन आर्थिक संकट पिछले 5, 6, 7 साल से हमारे देश के सर के ऊपर मंडरा रहा है। और उसके लिए पूंजीवादी आर्थिक नीतियां तो जिम्मेवार है ही है, लेकिन पूंजीवादी आर्थिक नीतियों को और भी इंटेंस तरीके से लागू करने वाली मोदी सरकार का इकोनॉमिक मॉडल भी है। जिस प्रकार से जीएसटी और नोटबंदी को उन्होंने लागू किया, मुझे लगता है और भी आर्थिक संकट गहरा हुआ है। बेरोजगारी के सवाल ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मंदी छाई हुई है और महंगाई 7वें आसमान पर है। तो और उसमें भी कोरोना का होना और कोरोना की महामारी के चलते जो आर्थिक संकट बढ़ेगा, जो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा, तो ये परिस्थिति और भी गहरी होने वाली है। किसान, मजदूर और इस मुल्क की जो 125-30 करोड़ जो आम जनता है, उनका जीना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो इन परिस्थितियों में से बाहर कैसे निकला जाए, और विशेष तौर पे जो मजदूर वर्ग है आज जो जगह जगह पर फंसे हुए हैं, सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दिया कि अभी अब उनकी वापस जाने की हम लोग अरेंजमेंट करेंगे लेकिन केवल पूरा देश छोड़िए, पूरा गुजरात भी छोड़िए, केवल सूरत की बात करता हूं। सूरत को भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कहा जाता है। इस सूरत शहर के अंदर ही जो फंसे हुए मजदूर है, जो पावर लूम्स में है, जो डायमंड इंडस्ट्रीज में है, एम्ब्रॉयडरी में है, डाइंग इंडस्ट्रीज में है, दूसरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है, केवल सूरत में फंसे हुए मजदूरों का आंकड़ा कम से कम कह रहा हूं 10 लाख से ऊपर है। अब ये 10 लाख मजदूर जो राजस्थान से है, बिहार से है, यूपी से है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश के है, बगल के महाराष्ट्र के, इन मजदूरों को वापस पहुंचाने का कोई भी इंतजाम सरकार के पास नहीं। सरकार, देश की सरकार अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, यानी कि पहली
लाइन पे जो जो कर्मचारी कोरोना के खिलाफ लड़ रहे, चाहे वो डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, इन लाखों फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए ग्लोव्स या सैनिटाइजर या मास्क मुहैया नहीं करवा पा रही। ये सरकार, ये जो 5, 10 लाख, 15 लाख मजदूर केवल सूरत शहर में फंसे हुए 10 लाख मजदूर, वो जब भी वापस जाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि उनकी वापसी का सरकार के पास कोई इंतजाम है। ना ही उनको वो ग्लोव्स प्रोवाइड कर पाएंगे, ना ही मास्क प्रोवाइड कर पाएंगे, ना सैनिटाइजर दे पाएंगे। तो परिस्थिति बहुत ही विकट है। सरकार के पास उसका कोई ही एक ब्लूप्रिंट या डिजाइन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन सही किया या गलत किया, लेकिन लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के पहले, यदि लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के 72 घंटे पहले 2 या 3 दिन पहले सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया होता और मजदूर साथियों को अपने घर, अपने 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 राज्यों में वापस पहुंचने का कुछ इंतजाम किया होता, उनको कुछ मास्क प्रोवाइड किए होते, उनको सैनिटाइज्ड ट्रेन, सैनिटाइज्ड बसों के जरिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट के जरिए यदि उनको वापस पहुंचाने का कुछ इंतजाम किया होता, तब मुझे लगता है कि कुछ बात ठीक थी। अचानक एक दिन मोदी जी को मन किया और उन्होंने नोटबंदी का अनाउंसमेंट कर दिया, और ऑफ कोर्स उसके पहले अपने कुछ चहीते पूंजीपति लोगों को बता दिया था कि भी इस तारीख को इतने बजे मैं नोटबंदी करने वाला हूं, तो अपनी अपनी नोट जरा ठिकाने पे लगा देना, ठीक है। कभी हम लोगों ने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अदानी, बड़े बड़े पूंजीपति और उनके रिश्तेदारों को हम लोगों ने लाइन पे खड़ा हुआ नहीं देखा है। तो उन पूंजीपति लोगों को, इंडस्ट्रियल ग्रुप को, कॉरपोरेट जायंट्स को, उनके जो दोस्त हैं अडानी, अंबानी, एसआर, टाटा, बिरला, इन सबको वेल इन एडवांस बता दिया था कि मैं नोटबंदी करूंगा। मुल्क की 130 करोड़ जनता को नहीं बताया था, और अचानक एक दिन नोटबंदी का अनाउंसमेंट हो गया। बिल्कुल उसी तरह लॉकडाउन का भी अनाउंसमेंट मोदी जी ने कर दिया, लेकिन वो करने से पहले कुछ प्राइवेट हवाई जहाज से विदेश में जो उनके चहीते लोग थे, बहुत ही जो पूंजीपति लोग हैं और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको वापस आने का मौका दिया। लेकिन लाखों करोड़ों मजदूर जो पूरे देश में अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं, उनको अपने अपने घर जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं हुआ, और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोगों की जानें गई, बहुत से लोगों को उन्होंने बहुत ही विकट परिस्थितियों में लाके खड़ा कर दिया। आप सोचिए, जैसा कि मैंने पहले कहा इस फेसबुक लाइव में, कुछ मजदूर साथियों को 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, कुछ किस्से तो ऐसे सामने आए जिसमें लोग 1200, 1500, 1700 किलोमीटर दूर पैदल चले जा रहे हैं। उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा है, उनका मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, उनका मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया है, उनके बगल में बच्चे उन्होंने अपने गोद में लेकर रहे, कुछ किस्सों में तो उनके बूढ़े माँ बाप उनके साथ है, पानी की बोतल तक उनके पास नहीं है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, जेब में कुछ पैसा नहीं, और बस वो सड़कों पर हजारों किलोमीटर निकल पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन का अनाउंसमेंट जिस प्रकार से हुआ, मुझे लगता है वो बहुत ही बेहद ही खतरनाक तरीके से हुआ, और उसके चलते न केवल हमारे अर्थतंत्र पर उसका खराब असर हुआ, लेकिन मजदूर साथियों को झेलना पड़ा, और आज भी वो जो झेल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक हमारे देश के लिए साबित हुआ है। अब जब सरकार लॉकडाउन हटाने की दिशा में सोच रही है और मजदूरों को वापस भेजने की बात कर रही है, लेकिन अब तक मैंने कभी भी नहीं सुना है कि मजदूर साथी जिनको अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने बस्तियों में वापस पहुंच रहा है, उनके लिए ट्रेन वगैरह को चालू करना, इस प्रकार की कोई बात कभी सरकार की ओर से मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो बहुत ही बेहद खतरनाक परिस्थिति है। हम लोगों की ये मांग होनी चाहिए कि लॉकडाउन जब भी खुले और जब भी मजदूर वर्ग वापस जाना चाहे, तो उनके लिए सैनिटाइज्ड स्टेट ट्रांसपोर्ट और ट्रेन का एक व्यवस्था सरकार की ओर से होना चाहिए, लेकिन वो भी, उस बात का कोई ठोस अनाउंसमेंट सरकार ने नहीं किया है। दूसरी बात की, जैसा कि मैंने कहा कि केवल कोरोना की सिचुएशन के चलते नहीं, कोरोना की सिचुएशन की, कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए तो ये वेल्थ टैक्स लगाने की जरूरत है ही, लेकिन उसके अलावा भी भारत के 119 लोगों के पास यदि 36 लाख करोड़ पैसा आ जाए
और भारत की करीब करीब 70% जनता और रोज के 20 रुपये या उससे कम में गुजारा करने के लिए मजबूर हो, तो मुझे लगता है ये बहुत ही खतरनाक गैर बराबरी है। भारत का संविधान संविधान अपनी प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की जो कल्पना करता है, वो समाजवाद का मतलब ये भी होता है कि उसके केंद्र में इस मुल्क के किसान और मजदूर हो, इस मुल्क की आम आदमी और इस मुल्क की आम औरत हो। उसके बजाय अभी केंद्र में है अडानी अंबानी, बड़े बड़े कारपोरेट घराने और कुछ पूंजीपति। तो इन पूंजीपति कारपोरेट घराने के लोगों के पास, इन 1% 2% लोगों के पास इतने लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो जमा हो चुके हैं, अब वो पूंजी वहीं पर रहे और इस मुल्क के किसान मजदूर और बेरोजगार जनता के पास कुछ भी न बचे, तो मुझे लगता है कि ये तो गैर बराबरी किसी कीमत पर नहीं चलेगी और इससे हमारा आर्थिक संकट गहरा होने वाला है। तो मोदी सरकार को इस बात को न केवल सोचना चाहिए, लेकिन बतौर नागरिक आपका और हमारा ये कर्तव्य भी बनता है, केवल मजदूर वर्ग के या किसान और मजदूरों के इंटरेस्ट के लिए नहीं, आपके और हमारे इंटरेस्ट के लिए भी जरूरी है कि सरकार अब वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस करना चालू करे। 2% वेल्थ टैक्स जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है उन पर लागू करना मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये तो सरकार को हर कीमत पे करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। यदि 10 लाख करोड़ हमारे पास सरकार की तिजोरी में पूंजीपतियों के ऊपर वेल्थ टैक्स लागू करके यदि 10 लाख करोड़ हम लोग जनरेट कर पाते हैं, तो न केवल राशन उपलब्ध करवा पाएंगे, न केवल कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ पाएंगे, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज हम देखते हैं कि हमारे सब सेंटर में, पीएससी में, सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल में कहीं पर भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है। आज कोरोना को लेकर इतना जो हल्ला हो रहा है, लेकिन हम इस बात को भूल रहे हैं कि भारत में केवल टीबी के चलते, ट्यूबरक्यूलोसिस के चलते हर साल जो लोग मारे जाते हैं उसका आंकड़ा 4 से 5 लाख है। जी हाँ, हर साल केवल टीबी के चलते जो लोग मारे जाते हैं उसका आंकड़ा है 4 से 5 लाख। लेकिन ये कौन लोग मरते हैं? ये लोअर ओबीसी के लोग मरते हैं, दलित है, किसान है, मजदूर है, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, ईंटों के भट्ठों में काम करने वाले मजदूर है, निर्माण मजदूर है, जो लोग केमिकल की फैक्ट्रियों में जाते हैं। ये जो लोअर कास्ट लोअर क्लास के तबकों से आने वाले लोग टीबी के चलते मरते हैं, तो उसको लेकर कोई हल्ला नहीं होता। कोरोना में इतना हल्ला होने का एक कारण ये भी है कि पूरी दुनिया में कोरोना फैला और जो लोग विदेशों में घूमने गए थे, जो लोग फ्लाइट्स में बैठना अफोर्ड करते हैं, वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रीच तबके के लोगों के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा रिस्क था। ये भी कारण है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का उसको इतना अटेंशन मिल रहा है। लेकिन जो 4 लाख 5 लाख लोग टीबी में हर साल मरते हैं, उसके ऊपर हमारा कभी कोई मीडिया में डिबेट नहीं होता है। 2017 में, इन 2017, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज न होने के चलते जो बच्चे मारे गए, मैं बार बार कहता हूं, केवल बच्चे जो हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं न होने के चलते हमारे देश में मारे गए 2017 में, उसका आंकड़ा है करीब करीब 7,80,90,000। जो लोग हमारे देश में 2018 की साल में हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं ना होने के चलते जो मारे गए, उसका आंकड़ा है 8 लाख के ऊपर। तो 2017 और 2018, ये 2 साल के अंदर ही हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं ना होने के चलते जो लोग मारे गए, उसका आंकड़ा 15 लाख है। इसमें हर साल जो टीबी से लोग मारे जाते हैं, मैं उसकी गिनती नहीं करता हूं, वो अलग आंकड़ा है। यानी कि हर 10 साल के अंदर हम लोग लाखों की तादाद में बेसिक सुविधाएं न होने के चलते अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को, हमारी जनरेशन के लोगों को, अपने सीनियर सिटीजन को खो देते हैं। और मैं आपको गुजरात की बात करूं, गुजरात मॉडल का बहुत बड़ा ढिंडोरा पीटा गया। आज मजदूर दिन है। गुजरात ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया कोरोना को? आज कोरोना की जांच करने की किट सारे स्टेट के पास बहुत कम मात्रा में है, लेकिन सबसे कम जहां पर किट है परीक्षण की, उसमें गुजरात टॉप पर है।
कोरोना को डील करने में गुजरात मॉडल पूर्ण रूप से निष्फल गया है। सबसे ज्यादा लोग कोरोना होने के बाद, सबसे ज्यादा लोग जो मारे गए, अब तक मारे जा रहे हैं, वो जो टॉप के 3 राज्य है उसमें गुजरात अभी करीब करीब नंबर 1 होने जाने वाला है। तो गुजरात का रिस्पांस बहुत ही खराब है। गुजरात के सब सेंटर, पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज और मेडिकल स्टाफ नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कुछ साथियों ने पिछले जो 5-10 साल में फाइल किए, उसके रिस्पॉन्स में सरकार ने जो जवाब दिए, सरकार बेशर्मी के साथ ये हर साल एडमिट करती है। असेंबली के स्टार क्वेश्चंस, तारांकित सवाल, अतारांकित सवाल, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, आरटीआई के जवाब, पीएल के रिस्पॉन्स में हाईकोर्ट में हलफनामे भी एडमिट करती है कि हमारे यहाँ सब सेंटर, पीएससी और सीएससी में 60-65% किस्सों में मेडिकल स्टाफ है ही नहीं। गुजरात के ज्यादातर पीएससी और सीएससी में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन के बेसिक मशीन नहीं है, ठीक है, वेंटिलेटर्स नहीं है। पूरे देश में आज केवल 1 लाख वेंटिलेटर है। तो यदि वो 1% पूंजीपतियों के ऊपर हम लोग वेल्थ टैक्स लगाकर यदि 10 लाख करोड़ सरकार की तिजोरी में ला देते हैं, केवल 2% वेल्थ टैक्स लगाना है, उनके पास जितना पैसा पड़ा वो सारा हम सरकार की तिजोरी में लाकर रख दे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, ऐसी भी कोई डिमांड नहीं, केवल 2% वेल्थ टैक्स। किन पर? जिनके पास अरबों रुपये है। 119 लोग जिनके पास 36 लाख करोड़ है, यानी 36 लाख करोड़ होने का मतलब क्या है? 130 करोड़, 135 करोड़ जनता के लिए केंद्र की सरकार का जो पूरा बजट होता है उससे भी करीब करीब दुगना पैसा, केंद्र की सरकार के बजट से भी ज्यादा पैसा केवल 120 लोगों के पास हो, 1% लोगों के पास पूरे भारत की जनता के मुकाबले ज्यादा पैसा हो, यह गैर बराबरी तो किसी कीमत पर नहीं चलेगी। तो मैं बार बार अपने आप को ये रिपीट कर रहा हूं। फेसबुक लाइव को देखने वाले, आप देश के किसी भी कोने में बैठे हुए, आप तमाम साथियों को मेरा हाथ जोड़कर ये विनती है, अपील है, आप ट्वीट कर सकते हैं तो ट्वीट करिए, आप इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट बना सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे पोस्टर बनाइए, व्हाट्सएप पे इस मैसेज को घुमाइए, फेसबुक पे लाइव करिए। जो भी लोगों के आप संपर्क में हैं, परिचय में हैं, आप जहां पर भी इस मुद्दे को उठा सके, बतौर भारतीय आज हम लोगों का ये कर्तव्य बन गया है कि जात पात, धर्म, कौम, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब साइड में रखकर, विचारधारा के सारे झगड़े सब छोड़कर, इस वक्त पे वक्त की नजाकत को समझते हुए आपको और हमको सबको साथ में मिलकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि अब वक्त आ गया है, हर कीमत पर वेल्थ टैक्स पूंजीपति वर्ग पर लगाना ही पड़ेगा। यदि 10 लाख करोड़ इस देश की जनता के पास कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए आता है, तो न केवल हम लोग कोरोना के खिलाफ लड़ पाएंगे, कोरोना के खिलाफ तो लड़ ही पाएंगे, साथ साथ पूरे भारत में अनगिनत नए दवाखाने और अस्पतालों का निर्माण होगा, नई मेडिकल फैसिलिटीज होगी, नए स्टाफ हम लोग रख पाएंगे, वेंटिलेटर्स खरीद पाएंगे, एमआरआई के मशीन हो गए, सीटी स्कैन्स के मशीन हो गए, बहुत सी चीज़ हम लोग खरीद पाएंगे। हमारी जो अस्पताल है, हमारे जो स्कूल्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उसमें रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खड़ा कर पाएंगे, नया स्टाफ ले पाएंगे। आज हम लोग हर एक स्टेट के अंदर हम लोग चाहे तो हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में ही 2 लाख 5 लाख नए रोजगार खड़े कर सकते हैं। उनको देने के लिए पगार सरकार के पास कभी कभी नहीं होता, वो पगार हमारे पास, सरकार के पास, वो उनकी तनख्वाह करने के लिए भी पैसा आ जाएगा यदि उनके ऊपर हम लोग वेल्थ टैक्स लगाते हैं। तो वेल्थ टैक्स का डिमांड मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े डिमांड के तौर पे हम लोगों को खड़ा करना चाहिए। दूसरी बात, गांव में बेरोजगारी है, शहरों में भी बेरोजगारी है, तो सरकार, गवर्नमेंट जो पोस्ट सरकार के ही आंकड़े बता रहे कि पूरे भारत के अंदर 26-27 लाख सरकारी पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट खाली पड़े, वो पद रिक्त पड़े हैं। सरकार चाहे तो कलम के एक झटके से कुछ महीनों के अंदर इन 27 लाख पदों को फिल करके, उनमें भर्ती करके 27 लाख शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकती है। नए पद भी खड़े किए जा सकते हैं। मान के चलिए इस वक्त किसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या पीएचसी में 3 डॉक्टर की जगह है और तीनों पोस्ट खाली है, तो सरकार वो 3 पोस्ट तो भर ही सकती है, लेकिन दूसरे 2 नए डॉक्टर के लिए पोस्ट खड़े भी कर सकती है।
तो जो खाली पद है 27 लाख के करीब, वो भरे जाए, नए पद क्रिएट किए जाए, और साथ साथ नरेगा का जो कानून है वो केवल गांवों तक सीमित न रखते हुए उसको शहरों में भी इंट्रोड्यूस किया जाए, शहरों के लिए भी नरेगा का काम चालू किया जाए। किसी के मुंह से मैंने ये बहुत बढ़िया बात सुनी है कभी कि रोजगार मतलब क्या, जो रोज मिले उसी को रोजगार कहते हैं। हमारा डिमांड ये क्यों ना हो कि भाई नरेगा 100 दिन का क्यों हो, 365 दिन का क्यों ना हो। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप हमारे बैंक अकाउंट में इतना पैसा डाल दो। अभी तो इस वक्त पे वक्त की ये जरूरत ये भी है कि भारत के लाखों करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीने 3 महीने तक, हर महीने एटलीस्ट 5,000 से 7,000 तक के एक अमाउंट भी डिपॉजिट करने की जरूरत है, ताकि ये लोग सर्वाइव कर पाए। जो हमारा राशन है वो तो बहुत जो स्टडीज भी रिसेंट स्टडीज हुए वो कह रहे हैं कि उतना ठीक तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा है। अंत्योदय कार्ड के लोग हैं या जो बीपीएल कार्ड के लोग हैं उनके पास भी ढंग से राशन नहीं पहुंचाए, लेकिन राशन तो पहुंचे ही। राशन के साथ साथ 5 से 7,000 तक हर महीने करोड़ों लोगों को मुहैया करवाने की बहुत जरूरत है। वो पैसा कहां से आएगा? अगेन वो वेल्थ टैक्स हम लागू करेंगे और उससे यदि 10 लाख करोड़ हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं तो अगेन वो पैसा वहां पर मिल सकता है। तो ये सारे मुद्दों पर मैं आपके साथ बात करना चाहता था। आप में से कुछ साथियों की जो कमेंट्स आ रही वो भी मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं पढ़कर उसका कुछ मैं रिप्लाई भी करूंगा, जवाब भी करूंगा। मुझे लग रहा है कि आज हो सके तो दोपहर के 3 बजे से 5 बजे के बीच के दौरान हम लोगों को ट्विटर पर इस मुद्दे को ट्रेंड करवाना चाहिए। हैशटैग कोरोना वेल्थ टैक्स, मतलब कोरोना की लड़ाई के खिलाफ, कोरोना के महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार 2% 2% पूंजीपतियों के ऊपर वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस करे। उसको ट्विटर पर ट्रेंड करने का भी एक हम लोग प्रयास करने वाले। आप तमाम साथियों को अपील है कि आप उसमें भी जुड़िए। दूसरा हैशटैग ये भी रहेगा कि वैल्यू अवर वर्कर्स, हमारे जो श्रमजीवी लोग हैं, हमारे जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, हमारी जो मेहनत कश जनता है, मेहनत कश जो आवाम है, इनके खून और पसीना का, उनके श्रम का, उनकी मेहनत का हम लोगों को वैल्यू करना चाहिए। मैं गुजरात की जिस असेंबली में बैठता हूं, मैं बार बार इस मुद्दे को अनगिनत जनसभाओं में कह चुका कि गुजरात की विधानसभा के अंदर जो क्लास 4 के प्यून्स है, जो सैनिटेशन वर्कर्स है, जो लिफ्टमैन है, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है। यदि मैं गलत नहीं तो दिल्ली सरकार ने शायद मिनिमम वेज 18,000 के करीब कर दिया है। और मिनिमम वेज, न्यूनतम वेतन भी सुनिश्चित नहीं करवाने के मामले में, या ये कहिए कि मिनिमम वेज के, न्यूनतम वेतन के इंप्लीमेंटेशन में जिस स्टेट का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा खराब है उसमें गुजरात नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन में है। एटलीस्ट टॉप 5 टॉप 3 में तो है ही है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो पूरे भारत की मेहनतकश आवाम को, जनता को आज 2020 के भारत में एटलीस्ट मिनिमम वेज भी हम लोग सुनिश्चित यदि न कर पाए तो मुझे लगता है ये पूरे राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। ये तो मैं मानता हूं राष्ट्रीय कलंक है। मिनिमम वेज श्रमजीवी वर्ग को, मेहनतकश जनता को, मेहनतकश आवाम को मिनिमम वेज, न्यूनतम वेतन ना मिले, ये तो मैं तो मांग करता हूं उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए। यदि कोई पूंजीपति, फैक्ट्री का मालिक, प्राइवेट कंपनी का मालिक या सरकार का कोई भी यूनिट, सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट यदि अपने कामगार को, कर्मचारी को मिनिमम वेज नहीं देता तो आज इंटरनेशनल लेबर डे, मई डे के दिन हम लोगों को यह डिमांड करनी चाहिए कि न केवल मिनिमम वेज सुनिश्चित हो, पूरे भारत में मिनिमम वेज एक रूप से हो, ठीक है, और कम से कम 18,000, 20,000, 22,000 आज की इस महंगाई के दौर पे मिनिमम वेज होना चाहिए। आप चाहे ईंटों के भट्ठों में काम करते हैं, आप चाहे केमिकल की फैक्ट्री में काम करते हैं, आप चाहे सरकार के किसी डिपार्टमेंट में सैनिटेशन वर्कर है, क्लास 4 के प्यून से, लिफ्टमैन है, किसी भी फील्ड पे आप काम करते हो, यदि आप 18,000 से 22,000 के बीच में यदि आपका मिनिमम वेज नहीं है तो आज के इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, महंगाई के इस दौर में आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बतौर विधायक मेरा 1,16,000 करीब सैलरी है। 1,16,000 ये मेरा सैलरी कहां से होता है? सरकार की तिजोरी से होता है। सरकार की तिजोरी में 500, 1000, 2000 का नोट रोज सुबह फूटता तो नहीं, उसमें से अपने आप स्वयं प्रकट नहीं होता। तो सरकार की तिजोरी में मेरा पगार होता है, सरकार की तिजोरी से।
सरकार की तिजोरी में पैसा आता है जनता के टैक्स का। टैक्स किस में कटता है? हर एक चीज में। ये कुर्ता बनता है और बाजार में बिकता है तो उसकी खरीद और बिक्री में भी टैक्स कटता है। ये जो मैंने घड़ी पहनी उसमें से भी टैक्स कटता है। ये चश्मा बनता है उसमें से भी टैक्स कटता है। ये जो सैनिटाइजर का बॉटल है उसमें से भी टैक्स कटता है। मतलब कि सारी चीज वस्तु जिसका निर्माण होता है, जो सारी कमोडिटीज है उसमें से टैक्स कटता है। वो टैक्स सरकार की तिजोरी में जाता है और उसमें से हमारा पगार होता है। तो ये सारी चीज वस्तु, सारी कमोडिटीज का निर्माण कौन करता है? मजदूर वर्ग करता है। और यदि उसी मजदूर वर्ग को 2 वक्त की रोटी न मिले, यदि उसी मजदूर वर्ग को अपने परिवार के लिए खाना न मिले, यही गांव की किसान और भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के पसीने से जो बाजरा पैदा होता है, जो गेहूं पैदा होता है, जो चावल पैदा होता है, वही आप और हम खाते हैं। आपका और हमारा पेट भरने के लिए जो गेहूं या चावल या बाजरा जो पैदा होता है, वो आप और हम अपना पसीना बहाकर पैदा नहीं करते। आपके और हमारे पेट भरने के लिए कोई और पैदा करता है। तो यदि उसके श्रम का वैल्यू हम नहीं करेंगे, यदि ये श्रमजीवी वर्ग अपना पसीना बहाकर इन सारी चीज वस्तुओं का निर्माण नहीं करेगा तो गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी या मेवाणी किसी का भी पगार नहीं होता। तो मानव श्रम के बिना कुछ पैदा नहीं होता। आज इंटरनेशनल मई के दिन हम लोगों को एक ऐसी विचारधारा को जन्म देना चाहिए कि जिनके खून और पसीने से एक एक चीज वस्तु का निर्माण होता है, वही इस मुल्क के, वही इस दुनिया के सच्चे मालिक हैं। हम लोग क्या करते हैं? उनकी ओर एक सिंपति भरी नजर से कभी कभी देख लेते हैं। अरे सचमुच वो है जो हमारा पेट भरते हैं, वही इस मुल्क के, इस दुनिया के असली और सच्चे मालिक हैं। तो उनके और हमको केवल एक सिंपथेटिक एटीट्यूड नहीं रखना है, वो असली मालिक है। इस प्रकार का हमारा उनके ओर अप्रोच होना चाहिए। और हमारी जो भी सरकारी योजनाएं बनती है, जो भी पॉलिसीज बनती है, जो भी नीति बनते हैं, जो भी कानून बनते हैं, संविधान में जो सुधार होता है, वो सारे उस बात को मद्देनजर रखते होने चाहिए कि इसमें श्रमजीवी वर्ग को क्या मिलेगा। भगत सिंह ने कहा था, मुकदमे की कार्रवाई के दौरान उनको जब पूछा गया कि क्रांति क्या है, तब शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसान और मजदूर के हाथ में सत्ता। यदि मोदी जी को पूछा जाए तो मोदी जी कहेंगे कि क्रांति से मेरा मतलब है अडानी और अंबानी की जेब में सत्ता। आज अडानी और अंबानी के पास, पूंजीपति इंडस्ट्रियल ग्रुप्स और कॉरपोरेट घरानों के पास इतने ज्यादा पैसे जमा हो गए हैं कि ये गैर बराबरी आने वाले कई दशकों तक चली रहेगी, कई शताब्दियों तक चली रहेगी, यदि हम उनकी जेब में जो पैसा पड़ा है वेल्थ टैक्स के चलते वो पैसा सरकार की तिजोरी में लाने का, यानी कि जनता के लिए खर्च करने का, नए रोजगार खड़े करने के लिए, शिक्षा और चिकित्सा में सुधार के लिए, किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए और कोरोना जैसी इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए वेल्थ टैक्स की डिमांड को यदि नहीं खड़ी करेंगे तो मुझे लगता है वो पैसा उन्हीं के पास रहेगा। गरीब गरीब रहेगा, पैसे वाला रहेगा, अमीर और भी अमीर होता जाएगा, धन्ना सेठ पूंजीपति वर्ग और भी पैसे वाले बनते जाएंगे, किसान मजदूर आम जनता वहीं की वहीं रहेगी। आम जनता, किसान, मजदूर, बेरोजगार लोग, आप और हम जहां पर है वहां ना रहे, हमारे जीवन में और कुछ बेहतरी हो, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, नवी सुविधाएं खड़ी हो, रोजगार खड़े हो, टीबी और दूसरी जो बीमारी में हजारों लाखों लोग हर साल हम लोग खोते हैं वो न खोए। और मुझे लगता है कि मानवता की जीत हो, उसके लिए आज इंटरनेशनल लेबर डे के इस मौके पर हम लोग संकल्प करें कि न केवल वेल्थ टैक्स की डिमांड करेंगे, मिनिमम वेज 18,000, 20,000, 22,000 हो उसकी भी डिमांड करेंगे। ये भी डिमांड करें कि सरकार कम से कम 100 दिन का नरेगा 200 या 250 दिन का करे। शहरों में भी जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए भी नरेगा को सुनिश्चित किया जाए। रोजगार और एम्प्लॉयमेंट जो है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, वो फंडामेंटल राइट बने और मजदूर वर्ग यही इस देश और दुनिया का सच्चा मालिक वर्ग है। इसी बात के साथ मैं अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। आप तमाम लोगों ने जो कमेंट किए, मेरे साथ जुड़े, इस फेसबुक लाइव को देखा, सराहा, क्रिटिसाइज किया, इन सब का मैं स्वागत करता हूँ।
और इस प्रकार से आपके साथ में इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बना रहूँगा, संपर्क में रहूँगा, बातचीत करते रहेंगे। आप में से बहुत से साथियों का कमेंट में देखूंगा, उसमें से कुछ लोगों को मैं रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश करूंगा। आप तमाम साथी जुड़े, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा। दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के गरीब एक हो, इसी नारे के साथ आज का फेसबुक लाइव में समाप्त करता हूं। आप तमाम साथियों का दोबारा एक बार मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद।